हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद रितेश में। तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही इंटरटेनमेंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि आज बीटीएससी एएनएम के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है एग्ज़ाम में आने के। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। इसी एक नए थॉट के साथ आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 रोग टीबी की रोकथाम हेतु कौन सा टीका दिया जाता है, लगाया जाता है। जो टीबी है, टीबी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है आपका? बीसीजी, हेपेटाइटिस बी, ओपीवी या उपरोक्त में सभी। जो आपका टीबी है, टीबी के खातिर आपका बीसीजी टीका लगाया जाता है, याद रखना। जो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, ये होता है बैसिलियस कालमेट ग्यूरिन। क्या होता है आपका? बैसिलियस कालमेट ग्यूरिन, कालमेट ग्यूरिन होता है। जो बीसीजी का टीका होता है, ये कब लगता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये आपका जो बीसीजी का टीका है, ये आपका एट द बर्थ लगता है। कब लगता है? एट द बर्थ। एट द बर्थ कितना लगता है? तो ये लगता है आपका 0.05 ml, याद रखना 0.05 ml लगता है। कहाँ लगता है आपका? आईडी इंट्राडर्मल। कहाँ पे? लेफ्ट अपर आर्म में, ठीक है, लेफ्ट अपर आर्म में। याद रखना, ये सारा पूछ लेता है, लेफ्ट अपर आर्म में लगता है। अगर किसी चांस से ये टीका नहीं लग पाता है, तो फिर ये कब लगेगा? तब इसे या तो हम 1 मंथ में या 6 वीक में देते हैं। तो क्या 0.05 ml देंगे? तो नहीं, तब 0.1 ml देंगे, ठीक है। बीसीजी का टीका कितना दोगे? 0.1 ml। ये आता है कि जो बीसीजी का पाउडर होता है वो कैसा होता है? वो तो पाउडर फॉर्म में होता है, राइट। तो पाउडर फॉर्म में तो लगाते नहीं, तो उसे डाइल्यूट करते, किसके साथ करते हैं? नॉर्मल सलाइन के साथ करते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है नॉर्मल सलाइन के साथ, इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। फिर नेक्स्ट है आपका कि जो नॉर्मल सलाइन के साथ करते हैं, इसे कितने घंटे बाद डिस्कार्ड कर देना चाहिए? तो इसको 4 घंटे के बाद फेंक देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? फेंक देना चाहिए। अगर हम उसे डाइल्यूट कर रहे हैं, 4 घंटे के अंदर कोई बच्चा नहीं आ रहा है इंजेक्शन लगाने, तो उसे 4 घंटे के बाद फेंक देना चाहिए, हमें उसे नहीं लगाना चाहिए। याद रखना आप लोग, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए हेपेटाइटिस बी किस में लगाते हैं, तो जो हेपेटाइटिस बी है वो हेपेटाइटिस बी में लगाते हैं, ठीक है। ओपीवी ये पोलियो वैक्सीन की लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोक्लेविंग है। जो ऑटोक्लेविंग आपका क्या है? एक वैक्सीन का प्रकार, एक गर्भ निरोधक का साधन, एक विसंक्रमित विधि, बुखार के उपचार हेतु काम ले जाने वाली दवाई। देखो, मैंने कल भी बताया था, एक ट्रिक अपनाओ, ऑप्शन काटना सीखो। जो ये ट्रिक लगा लेता है उसका सवाल डेफिनेटली सही हो जाएगा। देखो, वैक्सीन का प्रकार एक ऑटोक्लेव नहीं है। जो वैक्सीन के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं। पहली आपकी लाइव वैक्सीन होती है, दूसरी आपकी काइल्ड होती है, एंड जो आपकी तीसरी आपकी टॉक्सिड होती है। तो ये तो होगा नहीं, तो पहले ए को काट दो। बी, ये एक गर्भ निरोधक साधन है। ऑटोक्लेविंग नहीं, वो तो आपका वेसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी, माला एन, माला डी, आईयूडी, बैरियर मेथड, ये सारे परमानेंट मेथड, ये सारे होते हैं। ये तो ये भी नहीं होगा। ये एक विसंक्रमित विधि है, इसमें थोड़ा सा डाउट है। नेक्स्ट आओ डी में, बुखार उपचार है तो काम ली जाने वाली दवा, तो इसे क्या बोलते हो? एंटीबायोटिक बोलते हो, एंटीबायोटिक। तो ये भी नहीं होगी, तो डी। तो अब क्या बचा? आपका सी बचा ना, तो आपका सी ऑप्शन इज राइट होगा, ध्यान रखना। जो ऑटोक्लेविंग होती है, ये सबसे, अगर पूछा जाए सबसे अच्छी विधि कौन सी, तो वो आपकी कौन सी होगी? ऑटोक्लेविंग विधि होगी, ऑटोक्लेविंग विधि होगी, ठीक है। अगर इसमें पूछा जाए कितना टेम्परेचर रखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो इसे 121 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, याद रखना। कितने मिनट तक करते हैं? तो इसे करते हैं 15 मिनट तक करते हैं। कितने मिनट तक करते हैं? 15 मिनट तक करते हैं, ठीक है। ये ऑटोक्लेविंग का सबसे अच्छी विधि यही होती है, ऑटोक्लेविंग। नेक्स्ट है आपका, बच्चों में आईपीवी का मार्क दी जाती है। आईपीवी किस मार्ग से दी जाती है बच्चों में? देखो, आईपीवी का फुल फॉर्म ही क्या होता है? सबसे पहले आईपीवी के बारे में जानते हैं। जो आपका आईपीवी होता है, इसका मतलब क्या होता है? तो आईपीवी का मतलब होता है इंजेक्टेबल, आपका होता है इंजेक्टेबल
पोलियो वैक्सीन, ठीक है। इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है। इंजेक्टेबल का मतलब किसी को इंजेक्ट करा रहे हो, कहाँ पे करा रहे हो, स्किन में, तो मतलब क्या है, इसको लगा रहे हो इंजेक्शन से, ना कि पिला रहे हो। तो अगर ये किसने बनाया था, तो ये आपके साल्क ने बनाए थे, ठीक है, याद रखना। इंजेक्टेबल, तो ये आईएम लगता है, आईडी लगता है, सबकुटेनियस या ओरली। तो देखो ओरल तो होगा नहीं, ओरल कौन से देते हैं, ये कौन सी, आप ओरल कौन से देते हो, तो आप बोलोगे ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन दोगे। सबकुटेनियस नहीं देते, आईडी नहीं देते। जो जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन होती है, सॉरी साल्क नहीं थी, इसमें साबिन होगा, ठीक है, साबिन। साल्क कौन थे, ओपीवी की। ये भी पूछा जाता है कि ओपीवी की खोज किसने की थी, तो आप बोलना साल्क ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए साबिन की खोज किसने की थी, तो साबिन थी, वो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। तो ये होता है आपका आईएम लगता है, ठीक है, क्या लगता है, आईएम लगता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है, जो ओपीवी होती है जिसे हम दो बूंद जिंदगी बोलते हैं, मुंह पे से पिलाते हैं, तो वो लाइव है कि काइल्ड, तो ये क्या है, ये लाइव वैक्सीन है, कैसी है, लाइव। बट जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, ये कैसी है, ये काइल्ड वैक्सीन है, याद रखना, कैसी है, काइल्ड। नेक्स्ट है, एड्स क्या उद्भवन अवधि क्या है। उद्भवन अवधि का मतलब क्या होता है कि एड्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड कितना है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है। तो जो एड्स होता है, एड्स का देखो इंक्यूबेशन पीरियड ज़्यादा होता है, तभी एड्स खतरनाक होता है। तो एड्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, जो एड्स होता है, देखो एड्स को सबसे पहले पहचानेंगे कैसे, तो एड्स होता है, इसमें क्या होती है, CD4 सेल होती है। अगर आपकी CD4 सेल्स 200 से कम हो जाए, तो आपको क्या होगा, एड्स होगा। ये क्वेश्चन आया भी है, तो याद रखना, CD4 की संख्या कितनी से कम हो जाए, 200 से कम हो जाए, तो आपको क्या हो जाएगा, एड्स। आपसे पूछा जाए एड्स का फुल फॉर्म क्या होगा, तो जो एड्स का फुल फॉर्म होता है, इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। क्या होता है, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। याद रखना, एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, ठीक है। तो जो है, तो फिर इसका नेक्स्ट एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो कितना होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, हाई होता है, बहुत दिनों बाद पता चलता है। ये वीक में तो होगा नहीं, तो इसे ऐसे ही कर दो, डे में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। 60 से 80 दिन, ये देखो वर्षों में लिखा है, तो आपका कौन आंसर, सी ऑप्शन इज राइट होगा। आपके 10 से 12 वर्ष होंगे, जिस दिन आप ऑप्शन काटना सीख गए, उस दिन तो आपके सारे क्वेश्चन राइट हो जाएंगे। तो आप कोशिश किया करो ऑप्शन काटने की, ठीक है। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। तो अगर ये आता है कि विंडो पीरियड, ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसका विंडो पीरियड बताओ, क्या बताओ, इसका विंडो पीरियड कितना होता है। तो जो इसका विंडो पीरियड होता है, ये भी देखो, ये जितने की पॉइंट होते हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आए होते हैं, वही डिस्कशन करते हैं। तो जो इसका विंडो पीरियड होता है, वो 3 से 12 वीक का होता है, ठीक है, 3 से 12 वीक का होता है विंडो पीरियड। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ड्स एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। वर्ड्स एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो कब सेलिब्रेट करते हैं, इसे 1 दिसंबर में करते हैं, याद रखना ये क्वेश्चन। वर्ड्स एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इसको 1 दिसंबर में करते हैं। जो एड्स है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसका CD सेल क्या होती हैं, जो CD सेल्स होती हैं वो 200 से कम हो जाती हैं, और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो ईयर्स में होता है, किस में होता है, ईयर्स में। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। जो इसका विंडो पीरियड है वो होता है 3 से 12 वीक का। वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट करते हैं, इसे 1 दिसंबर में करते हैं सेलिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट है, उपकरणों को विसंक्रमित करने की सबसे प्रभावी विधि। अभी हमने बताया कि उपकरण को सबसे विसंक्रमित करने की प्रभावी विधि या सबसे अच्छी विधि, मैंने ऐसा कुछ करके बताया था, आप लोगों को याद होगा। फिर नेक्स्ट ही क्वेश्चन बताया, सबसे अच्छी विधि। अभी मैंने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताया, तो इसका आंसर क्या होगा, उबालना, डिटॉल करना, ऑटोक्लेविंग या क्लोरीकरण करना। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट होगा, ऑटोक्लेविंग होगा।
ऑटोक्लेविंग में कितना टेम्परेचर लेते हैं, 221 डिग्री सेल्सियस लेते हैं। कितने मिनट के लिए करते हैं, 15 मिनट के लिए। टाइमिंग भी पूछा जाता है, ठीक है। ये तो भी मैंने आपको डिस्कशन कर ही लिया था पहले ऑटोक्लेविंग के बारे में, और इससे क्वेश्चन आता भी है तो आप लोग याद रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी वैक्सीन जीवित वायरल वैक्सीन है। देखो इसके लिए क्या है, इसके लिए आपको ट्रिक आनी चाहिए। ट्रिक क्या, आपको ये सारी वैक्सीन याद करनी चाहिए। मैं आपको ऐसे बोल दूँ तो आप कर लोगे, बट इसके लिए एक वैक्सीन होनी चाहिए। वैक्सीन क्या मतलब याद करना चाहिए। देखो जो जीवित होते हैं, जीवित का मतलब होता है क्या, लाइव वैक्सीन। आपका क्या होगा, लाइव वैक्सीन। लाइव आपकी दो प्रकार की होती हैं, या तो आप बैक्टीरिया की होगी, किसकी होगी, बैक्टीरिया की, या आपकी होगी वायरस, ठीक है। तो अगर बैक्टीरिया की वैक्सीन लर्न करनी है तो इसकी एक ट्रिक है, तो याद करना, बहु तेज है। क्या है, बहु तेज है, बहु तेज है। देखो बहु तेज का मतलब है बेटा की नई नई शादी हुई, मम्मी बोली बेटा बहु तेज है, बच के रहना। तो बहु से क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया ओरल से आपका हो जाएगा बीसीजी, तेज से हो जाएगा टाइफी ओरल। क्या हो जाएगा आपका, टाइफी ओरल, ठीक है। बहुत तेज से ट्रिक है। और फिर आपकी ट्रिक है वायरस की, कि वायरस की कौन सी ट्रिक होती है। तो इसकी देखो ट्रिक है मोहन चाचा। देखो ये ट्रिक है, याद करना कि हमें कैसे याद रखना चाहिए चीज़ें। मोहन, मोहन राम चाचा, मोहन राम चाचा इन मुझे रुलाते हैं, इन मुझे रुलाते हैं, रुलाते हैं। तो अब देखो मोहन से क्या हो जाएगा, मोहन से हो जाएगा आपका मिजल्स, ठीक है। राम से हो जाएगा आपका रोटा वायरस, चाचा से हो जाएगा क्या, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स बोलो या ओपीवी बोलो, ठीक है। इन से आपका क्या हो जाएगा, इन से हो जाएगा आपका इन्फ्लुएंजा। क्या हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा। मुझे से मम्स हो जाएगा, और रुलाते से आपका क्या हो जाएगा, रुबेला। देखो ये ट्रिक थी, आपको मुझे पता है सारा होच पोच हो गया होगा, बट ट्रिक ट्रिक हो ही होती है। बैक्टीरिया की अगर याद करोगे लाइव वैक्सीन की, तो बहु तेज है, बहु से हो जाएगा आपका बीसीजी, तेज से हो जाएगा टाइफी ओरल। और वायरस की लर्न करने की क्या ट्रिक है, मोहन राम चाचा इन मुझे रुलाते हैं। तो मोहन से मिजल्स, चाचा से रोटा वायरस, राम से रोटा वायरस, चाचा से चिकन पॉक्स, ओपीवी बोल देंगे। और मुझे से मम्स हो जाएगा, और रुलाता से आपका क्या हो जाएगा, रुबेला। और इन से इन्फ्लुएंजा। तो इनमें से क्या पूछा था, ये वाली वैक्सीन, इनमें से कौन कौन सी। देखो बीसीजी क्या है, बीसीजी है पर क्या, बैक्टीरियल है, तो ये आंसर नहीं होगा। क्या ये बैक्टीरियल है पर है लाइव। ओपीवी, ओपीवी ये देखो मैंने लिखाया है ओपीवी, तो ओपीवी आपका बी ऑप्शन इज राइट। देखो इसमें तुक्का नहीं चलेगा, इसमें तो आपको लर्न करना पड़ेगा। कोई तुक्का या ऑप्शन बाजी नहीं जब आपको पता ही नहीं। देखो आईपीवी मैंने बताया क्या, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज साबिन ने की थी। कहाँ लगता है ये, आईएम लगता है। और ये कैसा है, काइल्ड है। कैसा है, काइल्ड वैक्सीन है। तो इसके लिए देखो आपको कोई ऑप्शन नहीं है, या ऑप्शन टिक नहीं कर पाओगे जब तक आपको ये आएंगी नहीं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है, तो आपका नेक्स्ट है, निम्न में से कुष्ठ रोग के उपचार के लिए कौन सी थेरेपी दी जाती है। जो आपका कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, लेप्रोसी बोलते हो। जिसको थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम होता है वो इंग्लिश में भी देख ले, लेप्रोसी होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको पूरा हिंदी चाहिए या इंग्लिश, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जो लेप्रोसी होता है, लेप्रोसी में कौन सी थेरेपी देते हैं अगर हो जाता है, तो आपको एन डी एनडीटी देते हैं, एमडीटी देते हैं। एमडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टी ड्रग थेरेपी। क्या होता है, मल्टी ड्रग थेरेपी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें आपको 3 ड्रग दी जाती है। कौन सी, 3 ड्रग्स दी जाती हैं। ये भी आता है कितनी ड्रग्स देती है, 3। कौन कौन सी देती है, पहले आपकी रिफार्मसिन होती है, रिफार्मसिन होती है। आपकी दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है आपकी डेप्सोन। एंड थर्ड आपकी होती है जो आपकी थर्ड होती है क्लोफोजोम, क्लोफोजाइम।
तो जो होती है, जो रिफार्मसिन होती है, इसे आप कितना देते हो, जो आपकी रिफार्मसिन होती है इसे 600 mg देते हैं। कितना देते हैं? 600 mg ड्रग देते हैं। इसे देते हैं आपको 100 mg, और जो इसको देते हैं 300 mg देते हैं। तो याद रखना, देखो इसके लिए भी ट्रिक नहीं है, ये आपको ये ड्रग्स तो याद ही रखना पड़े, ये ड्रग्स हैं तो ये तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है, जो ड्रग्स हैं। तो नेक्स्ट है, ये सारी ड्रग आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो जो लेप्रोसी होता है, लेप्रोसी होता किसकी वजह से, और इसका देखो लेप्रोसी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेप्रोसी का अदर्स जो होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं लेप्रोसी को। तो लेप्रोसी को हिंसन डिजीज़ के नाम से जानते हैं। किसकी डिजीज़ से? हिंसन डिजीज भी बोला जाता है। हिंसन, या इसे सोशल स्टिग्मा बोलते हैं, सोशल स्टिग्मा। स्टिग्मा का मतलब समझते हो? सामाजिक कलंक। क्या होता है? इसकी हिंदी होती है सामाजिक कलंक, कुष्ठ रोग की सामाजिक कलंक। ऐसा बोला जाता है गांव में कि तुमने कुछ बहुत बड़ा पाप किया होगा तभी आपको कुष्ठ रोग हुआ, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये एक डिसीज होती है लेप्रोसी। जो लेप्रोसी किस एजेंट से होती है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी एजेंट से होती है। और इसमें क्या होता है कि आपका जो कुष्ठ रोग हो जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कुष्ठ रोग कैसे फैलता है, ट्रांसफर कैसे होता है, मोड ऑफ ट्रांसफर, तो ये देखो जो मेन जो एग्जाम में है वही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम पास में आ रहा है। हम कोई पूरा फुल टॉपिक डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये आपका आएगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा हो जाएगा। आपका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा स्किन टू स्किन कांटेक्ट करेंगे तो हो जाएगा, स्किन टू स्किन कांटेक्ट से हो जाएगा। फिर ये इंपॉर्टेंट है, ये प्लासेंटल के द्वारा भी होता है। किसके? प्लासेंटल के द्वारा भी होता है, प्लासेंटल ट्रांसमिशन होता है, याद रखना, प्लासेंटल ट्रांसमिशन भी होता है। क्या होता है? प्लासेंटल ट्रांसमिशन होता है। या फिर आपका टैटू से भी होता है, टैटू जो मशीन होती है, याद रखना, जो लोग टैटू बनवाते हैं उस मशीन से भी आपको लेप्रोसी हो सकता है। लेप्रोसी का एजेंट क्या नाम होता है? माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। और इसको किस नाम से जानते हैं? हिंसन डिजीज के नाम से जानते हैं, जैसे सोशल स्टिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है। जो लेप्रोसी होता है इसमें MDT देते हैं, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसमें कितनी कितनी ड्रग होती हैं? इसमें 3 ड्रग होती हैं, ठीक है, याद रखना। रिफार्मसिन होती है जो हम 600 mg देते हैं, डेप्सॉन होती है जिसमें 100 mg देते हैं। तो ये सारी 3 ड्रग होती हैं, आप लोग याद कर लेना MDT में। तो इसका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। MDT में जो डॉट थेरेपी होती है ये किस में देते हैं? ये जो डॉट थेरेपी होती है ये TB के पेशेंट में देते हैं, ठीक है। जो आपका ORS होता है ये डायरिया वाले पेशेंट को घोल दिया जाता है, ठीक है, डायरिया वाले पेशेंट को। इतना समझ में आया? तो नेक्स्ट गो करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौन संचारित बीमारी का उदाहरण है। और यौन संचारित बीमारी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड। कैसी डिजीज? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड। कौन सी हैं? तो इसके लिए देखो, अभी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं इनको याद करना पड़ेगा, या फिर थोड़ा सा दिमाग से भी कर सकते। देखो खसरा क्या होता है? ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है, खसरा जिसे मिजल्स बोलते हैं। पोलियो भी एक कम्युनिकेबल, छींकने से, एक दूसरे के पास कांटेक्ट होने से हो जाती है। रीनल फेलियर ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो आपका अगर किडनी फेल होता है तो आपको ये कम्युनिकेबल भी डिजीज़ नहीं, तो खसरा हो नहीं सकता, पोलियो हो नहीं सकता। तो आपका कौन सा? सिफिलिस। सिफिलिस डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि जो सिफिलिस होता है, सिफिलिस का कॉजेस क्या होता है? ये होता है ट्रेपोनोमा पैलिडम, ठीक है, ये याद कर लेना इसका कॉज, ट्रेपोनेमा पैलिडम, ठीक है। ये होता है आपका सिफिलिस, सिफिलिस का एजेंट होता है। ये कैसे होता है? ये सिफिलिस जो होता है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के द्वारा होता है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड के द्वारा होता है। इसका जो कॉज होता है ट्रोपोनोमा पैलिडम होता है। आप देखो ऑप्शन काटना जिस दिन सीख जाओगे उस दिन आपके सारे क्वेश्चन राइट होंगे। तो थोड़ा सा कंसेप्चुअल सोचो और ऑप्शन काटो। अगर कुछ समझ नहीं है तो उसे ऑप्शन कट करके करो। एक बार ये ट्राई करो, ट्रिक यूज़ करो, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ये ट्रिक द्वारा आप क्या करो? क्वेश्चन प्रैक्टिस करो मल्टीपल। मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मैं क्वेश्चन बताने से पहले आप क्वेश्चन बताओ, इससे आपका सेल्फ रियलाइजेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका HIV मुख्य रूप से कौन सी कोशिकाओं पर आक्रमण करती है? जो कि HIV होती है, अभी मैंने बताया HIV क्या होता है? HIV से क्या होता है? आपका एड्स होता है, राइट।
तो मैंने बताया एड्स कब पहचानोगे, एड्स तब पहचानोगे जब आपकी क्या हो, CD4 सेल कितनी कम हो जाए, 200 से कम हो जाती हैं, ठीक है, CD4 सेल। अगर आपसे पूछा जाए जो CD4 सेल होती है वो नॉर्मल कितनी होती हैं, ये भी तो आ सकता है ना क्वेश्चन। तब हमें नॉर्मल ही नहीं पता होगा तो ये आपकी होंगी 1600 से 1800 होती हैं, ठीक है, नॉर्मल। और आपकी कब कितनी कम हो जाए, अगर 200 से कम हो जाए तो आपको क्या होता है, एड्स होता है। तब देखो लाल उदिर कणिकाएं नहीं, RBC का तो मतलब ही नहीं है कुछ। पस सेल्स नहीं, CD4 सेल्स। कौन सी, तो सी ऑप्शन इज राइट होगा। CD4 सेल्स में अगर कमी हो जाती है तो आपको क्या हो जाता है, एड्स। HIV मुख्य रूप से कौन सा आक्रमण करती है, कौन सी सेल में, वो CD4 सेल्स में करती हैं, ठीक है। अगर ये करती हैं, और HIV का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होगा, ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। याद रखना एड्स और इसका डिफरेंट होता है। एड्स का होता है एक्वायर्ड अमीनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, इसमें क्या होता है, वायरस। कई बार इसके फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं तो आप लोग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है RNTCP का संबंध है, जो RNTCP है इसका संबंध है। देखो RNTCP क्या है, ये प्रोग्राम है, ठीक है। तो प्रोग्राम है तो इसका सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होता है, रिवाइज्ड, इसका फुल फॉर्म होता है, लिख लेते हैं। देखो हर चीज़ का अगर फुल फॉर्म पता है तो आप डेफिनेटली बता दोगे। तो एक मिनट, सॉरी। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है किसका, RNTPC का फुल फॉर्म होता है रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, कंट्रोल प्रोग्राम। तो क्या इसका फुल फॉर्म होता है, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अब देखो इसका फुल फॉर्म से ही हमें पता चल गया किसके लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। तो ट्यूबरक्लोसिस 6 रोग के नियंत्रक है, तो ए ऑप्शन इज राइट होगा। एड्स के लिए नहीं होगा, मलेरिया के लिए नहीं होगा, पोलियो के लिए भी नहीं होगा। जो कि इससे क्वेश्चन आ सकता है कि आपका रिवाइज्ड का ये जो प्रोग्राम था ये कब स्टार्ट हुआ था। जो रिवाइज्ड स्टार्ट हुआ था ये था 1992 में। कब था, 1992 में। रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम एक स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले आपका स्टार्ट हुआ था नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। NTCP क्या था इसका, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है, कंट्रोल प्रोग्राम था। तो इसमें क्या था, जो कंट्रोल प्रोग्राम है इसमें क्या था, जो NTCP होता है, NTCP था, इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी 1962 में हुई थी। क्या हुआ था, जितने हमारे मतलब वो था कि हम जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम में हम ये सारे जितने हमारे एम थे वो पूरे कर लेंगे, बट उसके द्वारा वो पूरे एम्स या उद्देश्य पूर्ण नहीं होते, फिर हम RNTCP लॉन्च करते हैं। क्या लॉन्च करते हैं, RNTCP लॉन्च करते हैं, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम लॉन्च करते हैं। इसको लॉन्च किया था 1992 में, और नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कब लॉन्च किया था, 1962 में लॉन्च किया था, ठीक है। तो इसी के साथ में क्या आया था, तो इसके साथ हुआ था डॉट्स। मैंने बताया था ना, डॉट्स किसको देते हैं, डॉट्स देते हैं किसको देते हो, TB के पेशेंट को देते हो ना। तो ये स्टार्ट हुआ था जो रिवाइज्ड नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम है, इसका गोल बोला जाए तो गोल क्या था इसका, याद रखना। गोल था कि 2025 में ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करना है। क्या करना है, 2025 में, ध्यान रखना, 2025 में क्या करना है, TB को ख़त्म कर देना है अपने भारत देश से। ये गोल था, किसका था, RNTCP का गोल था, ठीक है, याद रखना। अगर ये भी पूछा जाता है जो डॉट्स थी वो कब स्टार्ट हुई, तो जो आपकी डॉट्स थी, तो डॉट्स आपके देखो, डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट ट्रीटमेंट, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट ट्रीटमेंट। ये हुआ था 1997 में, ठीक है, 1997 में। ये कहाँ हुआ था, ये आपके इंडिया में हुआ था। अगर आपसे बोला जाए कि पूरा कंट्री जो अदर कंट्री हैं, आल कंट्री, तो उन्होंने कब डॉट्स को फॉलो किया, तो ये था 2005 में, ठीक है।
ऑल कंट्री ने। कब किया? 2005 में किया था। अगर डॉट स्टार्ट कब हुआ था, इंडिया के लिए ही मेनली आता है, तो ध्यान रखना 1997 में, ठीक है। और RNTCP कब स्टार्ट हुआ? 1992 में। RNTCP का गोल क्या है, उद्देश्य क्या है? 2025 से पूरा ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करना। सबसे पहले कौन आया था? NTCP, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये हुआ था 1962 में, ठीक है। इतना समझ में आया? तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में निम्नलिखित रोगों में से किस रोग को हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं? मतलब हड्डी तोड़ का मतलब होता है ब्रेक बोन फीवर। क्या होता है? ब्रेक बोन फीवर। क्या होता है? ब्रेक बोन फीवर। तो जो होता है ये आपका किस नाम से जानते हैं? इसका अदर नेम क्या है जो ब्रेक बोन फीवर है? इसे लेप्रोसी बोलते हैं। देखो अभी अगर जो हम पढ़ाते हैं अगर वो अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो तो डेफिनेटली क्या लेप्रोसी होगा। लेप्रोसी को हमने अदर्स नेम क्या बताया था? आपने लेप्रोसी का अदर्स नेम बताया था, या तो आपका क्या हो सकता है? हिंसन डिजीज। क्या था? हिंसन डिजीज था ना। एक मिनट पेन चेंज करते हैं। आपका हिंसन डिजीज बोला हमने, हिंसन डिजीज। या फिर आप बोल सकते हो सोशल स्टिग्मा, सामाजिक कलंक, स्टिग्मा। तो ये तो नहीं होगा ना, काटना सीखो, ये बिल्कुल नहीं होगा। ट्यूबरक्लोसिस में नहीं, ट्यूबरक्लोसिस भी नहीं होगा। क्षय रोग जिसे TB बोलते हैं, ठीक है। टाइफाइड नहीं होगा, तो आपका डी ऑप्शन इज राइट होगा। जो डेंगू होता है, डेंगू को क्या बोलते हैं? जो डेंगू होता है, जो डेंगू होता है, डेंगू को क्या बोलते हैं? ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, ठीक है। तो अब आता है कि जो डेंगू होता है, डेंगू कौन से एजेंट से फैलता है, ठीक है। इसे ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपकी हड्डियां टूट नहीं जाती हैं इस फीवर से। इसमें क्या होता है? पेन होता है, जॉइंट पेन होगा, बहुत होगा। क्या होगा? जॉइंट पेन होगा, जहाँ से आपकी हड्डियां जुड़ी होती हैं, जॉइंट पेन होगा। और आपका ब्रेक बोन फीवर के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसका एजेंट कौन है, ये सब करने धरने वाला कौन है, एजेंट पूछा जाए तो आप एजेंट क्या बदलो बोलोगे इसका? ये आपका अरबो वायरस है। कौन सा है? अरबो वायरस। अरबो वायरस याद रखना। कौन सा वायरस है? ये आपका अरबो वायरस है, यही सब करता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो डेंगू होता है सबसे खतरनाक कौन होता है, तो जो टाइप 2 डेंगू होता है, कौन सा होता है? टाइप 2। देखो अगर डेंगू से कितने पेशेंट की मृत्यु होती है। टाइप 2 डेंगू ये सबसे डेंजरस डेंगू है। तो ये भी पूछ सकता है कि इसका कौन सा टाइप जो सबसे डेंजरस होता है। तो जो टाइप 2 होता है ये एक डेंजरस डेंगू है, तो ये भी याद रखना। और ये सबसे पहले बात आती है कि कौन से मच्छर से, ये एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है। कौन सी है? वेक्टर बॉर्न डिजीज है। ये इट्स मॉस्किटो से फैलता है, इट्स मॉस्किटो से फैलता है, ठीक है। मॉस्किटो से फैलता है। और ये मॉस्किटो कहाँ रहता है? ये क्लीन वाटर में रहता है, ना कि गंदे वाटर में। किसमें? साफ पानी में रहता है। और इसका मच्छर कब काटता है? डे कट। ये भी देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकते हैं कम्युनिकेबल डिजीज से। ये जरूर पूछा जाएगा अगर डेंगू फीवर से पूछा जाता है। अगर थोड़ा सा ट्रिकी बनाएंगे, एडीज मच्छर से फैलता है। वो मच्छर कहाँ रहता है? साफ पानी में रहता है, याद रखना, साफ पानी में, क्लीन वाटर में। गंदे पानी में, नाली के पानी में नहीं होगा। और वो मच्छर कब काटेगा आपको? दिन में काटेगा। कब काटेगा? दिन में, दिन में काटता है, दिन में काटता है, ठीक है। और इससे इसमें जॉइंट पेन होता है, ये अरबो वायरस द्वारा होता है। टाइप 2 बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। अगर बोला जाए कि इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो जो इसका देखो, हर चीज़ के इंक्यूबेशन पीरियड नहीं याद कर सकते ना इतनी कॉम्युनिकेबल डिजीज़ के, बट इंपॉर्टेंट तो याद कर सकते हैं। तो ये आपका होगा 5 से 6। कितना होगा? 5 से 6। याद रखना इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा? 5 से 6 होगा। तो नेक्स्ट है डॉट्स थेरेपी। देखो फिर से, डॉट्स थेरेपी के दौरान प्रथम श्रेणी 6 रोगियों को कुल कितने समय के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं? अब आपको बोला कि डॉट्स, जो डॉट्स होता है वो कौन से पेशेंट को देते हैं? अब तो बिल्कुल आपको याद हो गया होगा। डॉट्स देते हैं TB के पेशेंट को। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट शॉर्ट ट्रीटमेंट। क्या होता है? डायरेक्ट, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जर्व
सॉल्ट ट्रीटमेंट, ठीक है। डायरेक्ट ऑब्जर्व सॉल्ट ट्रीटमेंट होता है, किसको देते हैं, टीबी के पेशेंट को देते हैं। अब देखो डॉट्स में आती है कि डॉट्स में कितनी मेडिसिन होती है, हमने आपको बताया एमडीटी में कितनी होती है, बोलोगे आप मैम 3 होती, तो डॉट्स में कितनी मेडिसिन होती है। तो जो डॉट्स की मेडिसिन होती है ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जा सकती है। तो इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक याद करो, पेरिस। पेरिस एक बढ़िया घूमने वाली जगह है ना, कौन कौन पेरिस गया है कमेंट करके बताना। पेरिस ये एक विदेश, तो ये पेरिस होता है, पेरिस तो सबको याद है ना, तो पेरिस से याद करते हैं। तो पी से क्या होगा आपका, ई से कौन सा होगा, ये सारी मेडिसिन है। आर से कौन सी मेडिसिन होगी, तो देखो जो पी से है, पी से आपका होगा पैराजिनामाइड, ये हो गया आपका पैराजिनामाइड। देखो ये इसकी ट्रिक है, आप इसी तरह वीडियो कंटिन्यू देखिए, आपको इससे अच्छी अच्छी भी ट्रिक मिलेंगी। पैराजिनामाइड, दूसरा होगा आपका इथाम ब्यूटाल, इथाम ब्यूटाल। आर से होगा रिफाम्सिन, क्या होगा, रिफाम्सिन। और आपका आई से होगा आइसोनियाजिड, नियाजिड होगा। अब बच्चा आपका एस, एस से होगा आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। याद हुई ट्रिक, ट्रिक क्या है, पेरिस, पेरिस क्या है, बढ़िया घूमने का लंदन में जगह है ना, तो पी से पैराजिनामाइड होगा आपका, ई से इथाम ब्यूटाल, आर से रिफाम्सिन, आई से आइसोनियाजिड, स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है, अवॉइड करते हैं, कब करते हैं, इसे प्रेगनेंसी में अवॉइड कर देते हैं। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसे हम स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं देंगे, याद रखना, क्या नहीं दोगे, स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं दोगे। क्यों, क्योंकि ये बच्चों में क्या कर देता है, बहरापन कर देता है, बहरापन कर देता है, उसे सुनाई नहीं देता है, याद रखना। तो क्या नहीं देते, स्ट्रेप्टोमाइसिन उनको नहीं देते। तो ये बोल रहा है कि डॉट्स थेरेपी के कितने दिन के लिए दवाइयाँ दी जाती हैं, 2 मंथ के लिए, 4 मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए, 8 मंथ के लिए। जो डॉट्स होता है, डॉट्स की फर्स्ट श्रेणी में जो आते हैं उन्हें हम 6 मंथ के लिए देते हैं। देखो अब बोला कि मैम मुझे फर्स्ट श्रेणी क्या है, फर्स्ट श्रेणी का मतलब होता है ऐसा पेशेंट जिसे टीबी हो गया और वह स्वास्थ्य केंद्र में पहली बार आया हो, कहाँ, स्वास्थ्य केंद्र में, तो उसको 6 मंथ तक जो ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है, ठीक है, स्वास्थ्य केंद्र में, याद रखना, प्रथम श्रेणी। तो कब तक, 6 मंथ, तो सी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, इतना सारा समझ में आया ना। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व शॉर्ट ट्रीटमेंट पेरिस से। इसमें कितनी मेडिसिन होती, 5 मेडिसिन होती है। मैं अगर आपसे पूछूं एमडीटी में कितनी थी, जो लेप्रोसी में देते हैं, ये सारा हौज पौज मत कर देना। एमडीटी किस में देते हैं, एमडीटी मतलब बढ़िया एमडीटी, तो एमडीटी किसको देते हैं, हिंसन डिजीज, हिंसन डिजीज में लेप्रोसी में देते हैं। जो डॉट्स होती है, तो डॉट्स किस में देते हैं, टीबी में। तो याद रखना, सारा हौज पौज मत कर देना एक ही में। नेक्स्ट है डॉट्स थेरेपी। देखो बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डॉट्स थेरेपी के दौरान रोगी को दवाइयाँ किस प्रकार दी जाती हैं। जो डॉट्स थेरेपी होता है, रोगी को किस प्रकार दवाइयाँ दी जाती हैं, तो इसमें जो रोगी होता है उसे सप्ताह में 3 बार दी जाती है। कब, आपको देखो एक वीक, मतलब एक वीक है, एक वीक में बोला जाएगा आप 3 दिन किसी दिन भी दवा खा लेना। एक वीक में सिर्फ आपको 3 दिन दवा खानी है, ठीक है, 3 दिन दवा खानी है। या तो आपका ये हो सकता है, या फिर आपको ये सिंबल मिल सकता है, ये क्या होगा आपका, HREZ, ऐसा होगा, ये होगा, फिर प्लस ये होगा। तो इसका मतलब होता है जो ये नीचे होगा, इधर कुछ भी हो सकता है, ये नीचे वाला सिंबल कौन सा, नीचे वाला सिंबल क्या होगा, अगर जितना लिखा होगा, 2 लिखा, 3 लिखा होगा, तो आपको हफ्ते में 3 बार दवा लेनी है, ठीक है। अगर इधर सपोज दिन मान लो 2 लिखा होगा, तो आपको 2 लेनी, तो टीबी वाले पेशेंट को कितनी, हफ्ते में 3 बार दवा लेनी होती है। तो याद रखना, ऐसे भी दे दिया जाता है कि आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, कोई भी मेडिसिन हो सकती है, तो बट जो इसके नीचे लिखा होता है ये हफ्ते में 3 बार लेनी होती है, ठीक है, 3, तो हफ्ते में कितने, 3 बार। तो वो इसके लिए आप बोलो मैम इसके लिए ऑप्शन काटना बता दो, तो जब आपको नॉर्मल पता ही नहीं होगा इसका मतलब, तो इसमें ऑप्शन काटना नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो वो ऑप्शन उसमें कटता है जिसमें हमें थोड़ा सा लगता है नहीं ये वाला ये हो सकता है, अब इसमें आपको कुछ पता ही नहीं तो कैसे ऑप्शन काटोगे। तो नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक से आप क्या समझते हैं,
जो आपका पैनक्रियाटाइटिस है, टाइटिस। अब देखो टाइटिस वर्ड का मतलब क्या होता है, कहीं भी टाइटिस लगे तो उसका मतलब क्या है, संक्रमण। क्या है, संक्रमण। संक्रमण का मतलब समझते हैं, इन्फेक्शन। आपका है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन, कहीं भी टाइटिस लगे तो उसका मतलब है कहीं ना कहीं आपको इन्फेक्शन हुआ है। और पैनक्रियाटिक कह रहा है, देखो कितना साफ वर्ड है, पैनक्रियाटिक। तो पैनक्रियाटिक का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी वर्ड अगर देखा जाए तो आप बोलोगे मैम अग्नाशय होता है अग्नाशय। तो क्या वो कह रहा है, अग्नाशय में क्या होगा, संक्रमण होगा। किसकी वजह से होगा, किसी भी वजह से संक्रमण होगा, जिससे हम क्या बोलेंगे, पैनक्राइटिस। टिस वर्ड आएगा जहाँ, तो उसका क्या होगा, इन्फेक्शन। तो कहाँ, दांतों में नहीं। अब ऐसे ही काटो, आंत में इन्फेक्शन होना, इन्फ्लामेशन होना, ये भी गलत है। अग्नाशय में, यस अग्नाशय में होगा। ब्रेन में क्या होगा, मेनिंजाइटिस, याद रखना ब्रेन का होगा मेनिंजाइटिस, ये भी पूछा जाता है। तो जहाँ भी टिस वर्ड आएगा तो उसका मतलब क्या है, संक्रमण होना। आगे वाले वर्ड से, जैसे टॉन्सिलाइटिस, तो उसमें भी टिस आया तो उसमें भी क्या, टॉन्सिल में आपका इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। हेपेटाइटिस, देखो हेपेटाइटिस बोला जाता है ना, बहुत पढ़ते हो ना, हेपेटाइटिस। अब देखो कहाँ टाइटिस वर्ड आया, इस टाइटिस वर्ड का क्या मतलब है, इन्फेक्शन होना। हेपा का मतलब, याद रखना, इन्फेक्शन होना। हेपा का मतलब क्या होता है, लीवर। आपके लीवर में इन्फेक्शन हो जाना, तो वो क्या कहलाता है, हेपेटाइटिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कुशिंग सिंड्रोम। जो कुशिंग सिंड्रोम है वो क्यों होता है, एड्रीनल ग्लैंड का अत्यधिक श्रावण से, एड्रीनल ग्लैंड के कम श्रावण से, गुणसूत्री असमान के कारण, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण। देखो सबसे पहले जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण उसमें सिंड्रोम नहीं होगा, गुणसूत्रों के कारण, या एड्रीनल ग्लैंड के कम सिक्रेशन से, या उसके अधिक सिक्रेशन से। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट होगा। जो कुशिंग सिंड्रोम होता है उसमें एड्रीनल ग्लैंड का अधिक सिक्रीशन होता है, तो उसमें कुशिंग सिंड्रोम होता है। अगर गुणसूत्रों की असमानता से होता है, नॉर्मल आपके गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 होते हैं। कितने होते हैं गुणसूत्र, याद रखना, ये आता है 46 होते हैं गुणसूत्र, ठीक है। अगर आपसे बोला जाए टर्नल सिंड्रोम, ये भी आता है टर्नल। जो आपका टर्नल सिंड्रोम होता है इसमें क्या होता है कि आपके 46 जगह क्या हो जाते हैं, 45 गुणसूत्र हो जाते हैं। क्या हो जाता है, एक कम हो जाता है, तो उसे क्या बोलोगे, टर्नल सिंड्रोम बोलोगे, याद रखना, सिंड्रोम बोलोगे। अगर आपसे बोले डाउन सिंड्रोम किसे बोलोगे, डाउन सिंड्रोम में क्या होगा, एक आपका ज़्यादा हो जाएगा, 46 जगह कितने हो जाएंगे, 47 हो जाएंगे। तो याद रखना, टर्नल में एक माइनस करना है और डाउन सिंड्रोम में एक प्लस करना है। देखो ये पूछा जाता है, तो ये आप याद रखना, ठीक है। कि टर्नल का पूछा जाता है कि आपका जो टर्नल में होंगे कितने सिंड्रोम होंगे, डाउन सिंड्रोम में कितने होंगे, ठीक है। जो आपकी देखो एड्रीनल ग्लैंड होती है, ये आता है कि एड्रीनल ग्लैंड आपकी कहाँ प्रेजेंट होती है। तो आपने देखा है, मैंने आपको कल के क्वेश्चन में बताया था, किडनी कैसी होती है, बीन से। बीन से मतलब कैसी, सेम की आकार की, सेम जिसकी सब्जी जहाँ बनती है उसे जानते हो, सेम के बीज की आकार की होती है। जो एड्रीनल ग्लैंड होती है वो कहाँ होती है, जो बीन सिप होती है इसके ऊपर ऐसे ऐसे लगी होती है, ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड। उधर अगर इसका सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो आपको क्या हो जाता है, कुशिंग सिंड्रोम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा इंजेक्शन रोगी की मांसपेशियों में लगाया जाता है। देखो अब मांसपेशियाँ, मांसपेशियाँ मतलब मसल्स, ये तो बहुत इजी है, मसल्स। तो मसल्स, आईएम का मतलब क्या होता है, तो इनका फुल फॉर्म ही देख लो, इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर, मस्कुलर। अगर आपसे आईडी बोला तो इंट्रा डर्मल। आईवी का बोला जाए तो क्या बोलोगे, इंट्रा वीनस। ये देखो फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। एसआई का मतलब, तो ये होगा सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस, ठीक है, ये याद रखना फुल फॉर्म। तो अब देखो इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर थोड़ा सा डीपली देखते हैं तो इसमें इंजेक्शन लगाया जाता है, तो इसमें बिल्कुल क्या, बिल्कुल सीधा लगाया जाता है मांसपेशियों में। कितने में लगाते हैं, 90 एंगल पे लगाते हैं, ठीक है, 90 एंगल पे। अगर इंट्राडर्मल की बात की जाए तो जो इंट्राडर्मल होता है ये कितने में लगाते हैं, ये 15 एंगल पे लगाते हैं, ठीक है, 15 डिग्री एंगल पे लगाते हैं। इंट्रावीनस
25 डिग्री एंगल पे लगाते हैं, सबकुटेनियस 45 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। ये एंगल ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, एंगल भी पूछे जाते हैं। IM कब लगाते हैं? 90 डिग्री पे, इंट्राडर्मल 15 डिग्री पे, इंट्रावीनस 25 डिग्री पे, सबकुटेनियस 45 डिग्री पे लगाते हैं। तो अब देखो मांसपेशियाँ, मांसपेशियाँ मतलब मसल्स का, तो ए इज राइट हो जाएगा, ठीक है। मांसपेशियाँ कहाँ? IM लगाते हैं, उसे IM बोलते हैं, राइट। इंट्राडर्मल कौन सा इंजेक्शन लगता है आपका? तो ये आपका लगता है BCG, याद रखना। अभी मैंने बताया कहाँ? लेफ्ट अपर आर्म में। सबकुटेनियस में कौन सा इंजेक्शन लगता है? जो इंसुलिन होता है ना, उसे सबकुटेनियस में ही दिया जाता है। जो इंसुलिन, जो डायबिटीज मेलाइटिस के पेशेंट होते हैं उनमें प्रॉपर इंसुलिन नहीं बनता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, BD से क्या समझते हैं? देखो इसके लिए तो आपको रटना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है। BD, तो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं। BD या आप देखो इसने क्या पूछा है, जिसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। BD, BID या BD पूछ ले, ठीक है। BD या BID पूछ ले, या से पूछे TDS, आपसे पूछे TDS, सॉरी एक मिनट, TDS, या आपसे पूछे TID, QID पूछे, ये भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो BD का मतलब होता है दिन में 2 बार देनी, ठीक है, सुबह शाम, दिन में 2 बार, ठीक है। अगर आपसे TDS या TD पूछे तो दिन में क्या करनी है? 3 बार देनी है, दिन में 3 बार। QID दिन में 4 बार देनी है, ठीक है। तो ये याद कर लो, इम्पॉर्टेंट ही लिखा रही हूँ। QID दिन में 4 दिन। अगर OD बोले, O का मतलब देखो ठीक है, O का मतलब 1, D का मतलब डे, 1 डे, O से क्या हो जाएगा? 1, और D का मतलब क्या हो जाएगा? डे। याद कर लो ना, 1 डे मतलब क्या? 1 डे का मतलब दिन में क्या? 1 बार देनी है, पूरे दिन में 1 बार देनी है OD। अगर आपका QH पूछ लिया जाए तो QH का मतलब होगा प्रत्येक घंटे में मेडिसिन देनी है, प्रत्येक घंटे में, QH का मतलब। अगर आपसे पूछा जाए ON, ऑन का मतलब 1, N का मतलब नाइट, तो 1 नाइट, तो मतलब क्या होगा? प्रत्येक रात में, क्या? प्रत्येक दिन में, ऐसे प्रत्येक रात में। देखो 1 O का मतलब 1, नाइट का मतलब M से हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे OM पूछा जाए 1M से मॉर्निंग, तो क्या हो जाएगा? एवरी मॉर्निंग, मतलब प्रत्येक सुबह, एवरी मॉर्निंग देनी है। देखो इसके लिए थोड़े वर्ड समझो, इसका मतलब क्या है। अगर आपसे पूछा जाए AC, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या होगा? खाने से पहले, खाने से पहले मेडिसिन लेनी है। OC, अगर आपसे पूछा जाए PC, तो ये होगा खाने के बाद, खाने के बाद। तो जो IM होगा, AC खाने से पहले, PC खाने के बाद, IM दोपहर के पहले, इसे दोपहर के पहले देंगे, पहले, इसे दोपहर के बाद। PRN लिखा होता है, तो जब आपको ज़रूरत हो, आवश्यकता होने पर, क्या? आवश्यकता होने पर तब देंगे, ठीक है, राइट। तो एक बार रिवीजन करते हैं इसका फटाफट। BID या BD का मतलब होता है दिन में 2 बार। TDS या TID मतलब होता है दिन में 3 बार। QID मतलब होता है दिन में 4 बार। OD मतलब होता है दिन में 1 बार। QH का मतलब प्रत्येक घंटे। ON का मतलब प्रत्येक रात। OM का मतलब एवरी मॉर्निंग। AC मतलब खाने से पहले। PC खाने के बाद। AM मतलब दोपहर से पहले। PM मतलब दोपहर के बाद। PRN मतलब आवश्यकता होने पे। तो अब देखो BD या BID पूछ ले तो दिन में 5 बार गलत है, दिन में 2 बार इज राइट, दिन में 3 बार क्या होगा? आपका TDS होगा, TDS होगा, या आपका TID होगा, ठीक है। दिन में 4 बार, दिन में 4 बार का क्या बोलोगे? QID बोलोगे, तो ये भी नहीं होगा, तो आपका B ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है
नेक्स्ट निम्नलिखित में से एंटीमाइटिक की दवा कौन सी है। देखो एंटीमाइटिक का मतलब क्या होता है। जो एंटीमाइटिक होता है जो क्या करता है आपकी वोम एमेटिक एमेटिक मतलब क्या होता है स्टॉप वोमिटिंग, जो आपकी क्या करता है वोमिटिंग को रोकता है वोमिटिंग। तो कौन सी मेडिसिन है आपकी आइसोनियाजिड नहीं आइसोनियाजिड नहीं है। ये आइसोनियाजिड किस में दी जाती है डॉग्स में, अभी मैंने बताया तो इसे तो यूं ही काट दो। डिफ्लोफेनिक सोडियम ये भी नहीं है। पैरासीटामोल आपकी कौन सी है, ये आपकी क्या है एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक कौन होती है जो बुखार को रोकती है एंटीपायरेटिक, तो ये भी नहीं है। तो आपका रेगुलॉन होगा, तो ए ऑप्शन इज राइट होगा। एंटीमाइटिक मतलब होता है स्टॉप वोमिटिंग। नेक्स्ट है आपका देखो जलने वाले रोगी में बर्न पेशेंट में लगाया जाने वाला इंजेक्शन कौन सा है। देखो जो बर्न पेशेंट होता है उसमें डीपीटी नहीं लगाते, बीसीजी एट द बर्न लगाते हैं। पेंटा 5 नहीं बोलते, पेंटा 5 में क्या होती है 5 वैक्सीन का कंपोजिशन होता है। कौन सी 5 वैक्सीन का कंपोजिशन होता है। तो इसमें आपका 5 वैक्सीन ये टीटी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसमें आपको टिटनेस होने के चांसेस होते हैं, कैसे जले इससे फर्क पड़ता है। तो इसमें अगर अडल्ट हो क्या हो एडल्ट, तो किससे देखते हैं कि आप कितना बर्न हो, तो इसमें रूल ऑफ 9 लगाते हैं। रूल ऑफ 9 लगाते हैं, ठीक है याद रखना रूल ऑफ 9। रूल ऑफ 9 से आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम दिया यूपी ट्रिपल एस सी एनम का एग्ज़ाम दिया था तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ था। तो वही क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे जो आए थे। तो इसमें क्वेश्चन आया हुआ था ये एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है ये इसके पैर हैं ये हाथ हैं, राइट। तो इसको समझना थोड़ा सा। तो जो इसका अगर मुंह पूरा ये सारा फेस फेस जला है तो इसे आप कितना परसेंट बोलोगे 4.5%। अगर यही पीछे पीछे वाला सर जल गया हो बैक का तो इधर सारा बैक का लिखेंगे। अगर आपका यही बैक का जला है तो फेस में कितना दोगे 4.5%। अगर आपका एक हाथ जला हुआ है तो कितना दोगे 9%। दूसरा हाथ जला है तो 9% दोगे। अगर इसका एक पैर जला है तो इसे कितना दोगे 18%। अगर ये पैर जला है तो कितना दोगे 18%। अगर चेस्ट चेस्ट का बर्न हुआ है, क्या बर्न हुआ है चेस्ट, चेस्ट का कितना दोगे 18%। अगर बैक चेस्ट बर्न हुई है क्या बैक वाली तो कितना दोगे 18%। तो ये परसेंटेज है, ये इंपॉर्टेंट है। जेनाइटल एरिया तो कितना परसेंट दोगे 1%। ये इम्पॉर्टेंट है, ये यूपी ट्रिपल एस सी में पूछा भी गया था। एएनएम का जो एग्ज़ाम हुआ था परमानेंट वैक्सीन का वैकेंसी का, तो इसमें कितना था जेनाइटल ऑर्गन के लिए 1 था। तो याद रखो अगर फेस है तो 4.5%। अगर आपका फेस के साथ पीछे जला है तो 4.5%। एक हाथ जला तो 9%, दूसरा हाथ जला तो फिर 9% देंगे। अगर बैक जला है तो 18%, फ्रंट जला है तो 18%, एक पैर 18%, दूसरा पैर 18%, और जो आपका जेनाइटल ऑर्गन उसको 1% देते। तो इसमें टिटनेस का इंजेक्शन लगाते। तो कोई टीपीटी बचपन से अभी देंगे नहीं, बीसीजी एट द बर्थ देते, पेंटावलिन देते नहीं। तो आपका सी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट है ये देखो पीडिया का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि एक नवजात के समय सामान्य लंबाई हाइट कितनी होनी चाहिए, जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होनी चाहिए। लेंथ ये लेंथ होनी चाहिए 48 से 50 सेंटीमीटर, 75 से 80 सेंटीमीटर, 78 से 50 सेंटीमीटर, या 75 से देखो अब नॉर्मल आप लोगों की बुक में क्या होता है 47 से 50% होती है। तो अब इसके अप्रॉक्स कौन से मैच कर रही, देखो हर चीज़ क्या पढ़ते एवरेज पढ़ते, तो एवरेज इसका कौन मैच कर रहा है एवरेज। तो जो इसका एवरेज होगा एवरेज कौन मैच कर रहा है, तो ये आपका होगा तो एवरेज 47 से 50%। तो ये आपका देखो ये दोनों ऑप्शन मैच, देखो इंच बोल रहा है इसी देख लो वेरी कंफ्यूजिंग है। देखो इसमें ही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। इसमें क्या है इंच, तो इसे मैं हाईलाइट करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से देखना। ये आपका क्या है इंच, और ये क्या है आपका सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना इंच और सेंटीमीटर में ऑप्शन सेम है, जल्दी जल्दी में कलर टिक हो सकता है। तो आपका ए ऑप्शन इज राइट होगा। 47 से 50 सेंटीमीटर इसकी हाइट होती है। अगर आपका उसका हेड सरकमफ्रेंस पूछा जाए, हेड सरकमफ्रेंस तो वो कितना होगा हेड सरकमफ्रेंस, वो होता है 33 से 35 सेंटीमीटर। अगर आपसे चेस्ट सरकमफ्रेंस पूछा जाए, चेस्ट सरकमफ्रेंस तो वो होता है 30 से 33 सेंटीमीटर, ठीक है।
हेड सरकमफ्रेंस पूछा जाए तो 33 से 35 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट सरकमफ्रेंस पूछा जाए तो 30 से 33 सेंटीमीटर। अगर देखो ये पीडीएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछा जाए अस्थायी दांत कब निकलता है पहला, जो मतलब दूध के दांत होते हैं कब निकलते हैं, तो ये आपके निकलते हैं 6 माह में। अगर आपसे स्थायी दांत बोला जाए परमानेंट कब निकलते हैं गिर के, तो वो होता है 6 साल। याद रखना 6 माह 6 साल में। ठीक है, तो ये था 20 क्वेश्चन का सीरीज जिसमें आपको सारा एक्सप्लेन किया गया। एंड थैंक यू सो मच।